पंकज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्वागत है। पहले कुछ सवाल पे मैं जाऊं उससे पहले जानना चाहेंगे आम आदमी के लिए बहुत सारे सवाल मेरे पास आए कि स्नूकर और बिलियर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कैसे कैसे समझे कि ये अलग है ये अलग है। बेसिकली बहुत ही सिंपल फ़र्क है दोनों गेम्स के बीच में। दोनों गेम्स सेम टेबल पे खेली जाती है, लेकिन स्नूकर जो है वो 15 लाल के साथ और 6 कलर बॉल और एक वाइट बॉल के साथ, तो 22 बॉल है स्नूकर में। और बिलियर्ड्स में सिर्फ 3 बॉल है, येलो वाइट एंड रेड। तो उनकी जो स्कोरिंग पैटर्न है, जो अप्रोच है, जो पॉइंट सिस्टम है, वो थोड़ा सा फ़र्क है दोनों गेम्स के बीच में, लेकिन सेम टेबल पे खेली जाती है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन समझ जाएंगे जिनको इंटरेस्ट है उसमें, वो लोग जिनको इंटरेस्ट है कि ऑफ कोर्स गेम को अभी थोड़ा सा टेलीविज़न पे लेके आना है तो और भी इजी होगा ऑडियंसेस को समझने में। बट अगर कोई सीखना चाहता है तो इतना भी मुश्किल नहीं है। एक सवाल जहन में ये आता है कि आप क्योंकि यहाँ पे आए हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं अपने अपने खेलों में, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपने बहुत टेंडर एज से, बहुत ही कम उम्र से ये जो सफ़र है ये शुरू किया। तो पहले जब कोई यंगस्टर होता है, नया नया सीन में आ रहा है, तो उनके लिए अप्रिसिएशन कितना मायने रखता है आपके हिसाब से? उस टाइम पे अप्रिसिएशन, ठीक टाइम पे अप्रिसिएशन कितना मायने रखता है? एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो आपने पूछा है कि एक एथलीट को नॉर्मली जो इंडिया में हम लोग देखते हैं, जब कोई एथलीट अचीव करता है एक हाई लेवल पे, तब जाके उनको सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल, मॉरल, सब अलग अलग तरीके के जो सपोर्ट है। लेकिन इनिशियली जब एथलीट ग्रो कर रहा है, जब उनको एक्चुअली सपोर्ट की ज़रूरत हो और फाइनेंशियली, इमोशनली, एवरीथिंग, उसमें थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये जो एक सिस्टम अभी चेंज होने लगा है इंडिया में, स्पेशली उड़ीसा में, कि यंग एथलीट्स को जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत हो उस समय मिल रहा है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि देन वो अपने आप को एक लेवल तक और भी अपने आप को इम्प्रूव करके इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म भी कर सकते हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भी मेडल्स लेके आ सकते हैं, ओलंपिक्स में भी मेडल्स लेके आ सकते हैं। तो एट द राइट टाइम यू हैव टू कैच देम, जिनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, जो एक स्पार्क है, जैसे हम बोलते हैं स्पार्क किसी एथलीट्स में, उनको सपोर्ट करके और आगे फंडिंग और सब कुछ देना चाहिए ताकि वो हमारे देश के लिए मेडल्स लेके आ सके। जैसे सफ़र आपने जब शुरू किया था, पहला वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18 साल की उम्र में आया था उस टाइम पे। उस ज़माने में स्नूकर को, बिलियर्ड्स को जिस तरीके से हमारे देश में देखा जाता था एक स्पोर्टिंग इवेंट के तौर पे, आज के ज़माने में आफ्टर योर अराइवल इनटू द सीन और इतना सारा वर्ल्ड टाइटल्स जीतने के बाद बदलाव कितना देखते हैं? देखिए, वो समय ही अलग था। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था इतना, लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न चैनल सब थे। तो 18 साल की उम्र में भी काफ़ी मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली जब मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता कितना एक बड़ा काम किया था ऑनेस्टली। और थोड़ा सा टाइम लगा मुझे फीलिंग को, वो जैसे बोलते हैं ना कि इट सिंक्स इन, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए, और उसकी वजह से भी रीच भी ज़्यादा हो गया है कि आप किसी ने कुछ मैसेज लिखा या पोस्ट किया कुछ, और वो कभी कभी वायरल हो जाता है, कभी कभी आपको पीएम से भी ट्वीट मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी मिलते हैं सीएम से, पीएम से और काफ़ी सेलिब्रिटी से। तो वो रीच बढ़ गया और कनेक्शन ईजी हो गया है उस ज़माने में। और अब लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गया आजकल। तो मुझे लग रहा है आज के ज़माने में ऑल्दो द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट हैज़ गॉन अप, जैसे क्वालिटी ऑफ गेम, जो प्रिपरेशन होता है, जो रिसर्च होता है, जो साइंटिफिक मेथड्स, न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ लेकिन चैलेंजेस भी, उसके साथ साथ लेकिन चैलेंजेस भी है। स्टैंडर्ड भी बढ़ गया लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गए। तो दैट्स अप टू द यंगर जनरेशन हाउ दे हैंडल। और फॉर्चुनेटली मुझे ये साइड भी देखने को मिला जब मैं शुरू किया था अपनी करियर 18 साल की उम्र में, और अभी इस समय में भी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अडेप्ट करने के लिए और रीइन्वेंट करने के लिए। जैसे चैलेंजेस की आपने बात की, आपने तो काफ़ी सारे इतने अवार्ड्स और टाइटल्स जीते हैं, लेकिन ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं? वो तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज के ज़माने में। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समटाइम्स इट्स गुड, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म आ रहे हैं आपके इससे, अगर कभी आए होंगे जो नेगेटिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो, उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि
जो भी पब्लिक आई में है उनको समझना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में फ़र्क क्या है। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कभी कभी आप रिप्लाई भी और एक्नॉलेज भी कर सकते हैं, कभी कभी आप अपने आप के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करके आप खुद को एक वो मुकाम तक लेके आ सकते जहाँ पे आप अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हो। नहीं तो अगर डिस्ट्रक्टिव है तो बेस्ट इज़ टू इग्नोर। आई नो इट्स नॉट ईजी। मैंने काफ़ी बार देखा है अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग सेलिब्रिटीज़ काफ़ी रिप्लाईज़ भी देते हैं, वेरी वेरी शार्प रिप्लाईज़, लेकिन उससे कुछ अचीव नहीं होता है। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, क्योंकि जब हम लोग जीतते हैं तो हम लोग को पूरा अप्रिसिएशन चाहिए, और जब हम हारते हैं या गलती करते हैं तो हम लोग को कुछ मतलब हमारा कुछ कोई नहीं कुछ बोले। हाँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। लाइफ इज़ बैलेंस, तो कभी कभी यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग सच ए ह्यूज कंट्री, मतलब पॉपुलेशन वाइज लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। बिल्कुल, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं उतनी। You can never be liked and loved by every single person. Also, you cannot be hated by everybody. अगर आपका काम इतना खराब है तो obviously, but generally मैंने जो देखा है, there is a balance between good and bad. And जब आप perform नहीं कर रहे हो तो you also have to accept responsibility and say no, I'll work harder. लेकिन जब आप perform कर रहे हो तो then you know there will be people, लोग होंगे तो जो आपकी तारीफ कर रहे होंगे, प्रशंसा करते हैं। थोड़ा स्नूकर और बिलियर्ड्स की तरफ आते हैं। आज भी वो एक माइंडसेट है, आपको भी लगता होगा कि एक लग्जरियस गेम है, लग्जरी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरीके का ड्रेसिंग कोड होता है, वो बो टाई होता है, तो आम आदमी तक आज भी बिलियर्ड्स या स्नूकर वो ज़हनी तौर पे, जैसे क्रिकेट घुस गया है, पेनेट्रेट कर चुका है, हॉकी है, उड़ीसा में बहुत हॉकी को लोग पसंद करते हैं, वर्ल्ड कप भी आ रहा है। बिलियर्ड्स और स्नूकर्स परिवर्तन तो आया है, लेकिन वो जो पेनेट्रेशन एक आम आदमी के दिमाग में होना चाहिए था, नहीं हो पाया कहीं ना कहीं। ये क्यों? पहले तो आपने सही बोला ड्रेस कोड के बारे में, मैं भी आपसे सहमत हूँ कि ड्रेस कोड तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो बचपन में ऐसा लगता था कि ऐसे क्यों खेलते हैं, मतलब कोई एथलीट ऐसे कैसे खेल सकता है, मतलब क्योंकि उसको वो थोड़ा ब्रिटिश राज से हम लोग का गेम चलता आते जा रहा है, और उनकी वजह से शायद वो जो ट्रेडिशनल वेस्ट कोट और बोटा है वहाँ से feel comfortable? वो कभी नहीं वो चेंज ही नहीं हुआ आज तक, वो ट्रेडिशनल जो वेस्ट कोट और बोटा वाला जो फॉर्मल अटायर था। लेकिन वी हैव टू मूव विद द टाइम्स। आजकल के ज़माने पे लोगों को ज़्यादा फास्ट फॉर्मेट्स भी पसंद है, और ड्रेस कोड भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव और यंग और कूल कैजुअल थोड़ा सा चाहिए। लेकिन जो हम लोग का जो एक स्पोर्ट है ना, एक्चुअली इंडिया में जो परसेप्शन है कि अगर आप स्टेडियम में जा रहे हो, अगर आप बाहर कुछ खेल रहे हो या कुछ लिफ्ट कर रहे हो या आप फिज़िकल एक्टिविटी हो, तो वो स्पोर्ट को वो लोग मानते हैं कि स्पोर्ट है। लेकिन जब आप इंडोर्स खेल रहे हो, लोगों को इतना पता नहीं है कि इतनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्टिलनेस जैसे गोल्फ में भी है, वो आउटडोर स्पोर्ट है, हमारा इंडोर स्पोर्ट है, लेकिन सिमिलरिटीज़ बहुत है, क्योंकि आप एक स्टेशनरी बॉल को आप मोशन में डाल रहे हो। बाकी स्पोर्ट्स में क्या होता है, आप रिएक्ट कर रहे हो, जो अपोनेंट ने आपके सामने डाल दिया उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, स्पीड, पावर, डायरेक्शन, स्पिन। लेकिन हमारे स्पोर्ट में हम लोग को वो जनरेट करना पड़ता है। तो कुछ कुछ ऐसे फ़र्क है उस हमारे स्पोर्ट में और जो अलग स्पोर्ट्स है, बट एवरी स्पोर्ट इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। हर स्पोर्ट का एक अलग चैलेंज होता है। एंड लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्योंकि उसके साथ एक लग्जरी जुड़ा हुआ है और ये सारे ड्रेस कोड्स एंड थोड़ा एलिट क्लास का गेम ऐसे समझा जाता है आम आदमियों में, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों को ये गेम खेलने से पीछे ढकेल रहा है? आपको ऐसा लगता है? आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि हम लोग का जो स्पोर्ट है वो इंडोर्स में खेलते हैं, और वो क्लब्स में ज़्यादातर टेबल्स लगा के लोग को मेंबर होना चाहिए वो सब। अभी तो हालांकि बहुत पोजीशन अभी चेंज हो गया है, बट जैसे कि आप आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, आपको एक ग्राउंड चाहिए, थोड़ा सा इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन ग्राउंड में भी आप खेल सकते हो। तो इसमें क्या है कि यू हैव टू गो टू अ क्लब और अ प्रॉपर प्लेस इंडोर्स वाला जहाँ पे टेबल इंस्टॉल हो। तो आई फील कि अगर हर स्टेट गवर्नमेंट या कुछ जैसे स्कूल्स जो है, इंटरनेशनल स्कूल्स भी है और इवन जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, जैसे मैं एमपी में काफ़ी बार जा चुका हूँ, उसमें काफ़ी स्कूल्स में इस गेम को इंट्रोड्यूस किया जाता था, मतलब जो टेबल्स है वो इंस्टॉल किए थे उन लोगों ने। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हर स्कूल में एक एक दो टेबल को करके देन पीपल हैव एक्सेस टू इट। बट ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। एक टेबल
पे आपको इन्वेस्ट करना है, क्लॉथ पे, बाकी जो है एक सिर्फ क्यू, जो खिलाड़ी जो है इस गेम में इसको सिर्फ क्यू में इन्वेस्ट करना है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो और जो भी हमारे जो चैम्पियंस रह चुके हैं, यू नो, राइट फ्रॉम द 90s-60s, विल्सन जोन्स, माइकल फरेरा, जो भी बहुत सारे चैम्पियंस रहे, मोस्ट ऑफ अस हैव कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो जितना हमने रिसर्च किया है हमें पता ये चला है कि आपने गेम पार्लर से शुरू किया था शायद अपना सफ़र खेलने का। तो आपके सफ़र के बारे में कुछ बताइए, वहाँ से फिर सपना क्या था वर्ल्ड टाइटल जीतने का, और जब वो जीते वो पहले चैम्पियनशिप के बारे में बताइए जिसमें आप फाइनल में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान के किसी प्लेयर को हराया था। जी जी। तो वो वाला, और वो कितना आपके लिए वाइटल था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि एक टाइम पे आप आउट भी होने वाले थे शायद उस चैम्पियनशिप में से, और वहाँ से बाउंस बैक करना और टाइटल जीतना, वो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहें, कितना स्पेशल था वो? मैं तो किस्मत में बिलीव करता हूँ सीरियसली, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि एज अ किड की जो करियर है वो इस गेम में मेरा होने वाला है। एज अ किड मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेलता था, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, तो ये क्या शौक से ऐसे? आउटडोर स्पोर्ट्स खेलता था पहले, और ये जो है बाय चांस, क्योंकि हम लोग एक्चुअली कुवैत में थे और गल्फ़ वॉर की वजह से हम लोग को इंडिया में शिफ्ट करना पड़ा, और जहाँ पे हम लोग रह रहे थे बेंगलोर में, उससे बस 2 मिनट के रास्ते से हम लोग को वो स्नूकर क्लब मिला। और ये नहीं कि मैं पहले जाता था, मतलब मैं बहुत छोटा था उस समय, 10 साल का था, बट माई एल्डर ब्रदर यूज्ड टू गो। अच्छा। और उनको फॉलो करके मुझे एक बहुत एक क्यूरियोसिटी सा रहा कि मुझे कुछ सीखना है इस गेम में, पता नहीं क्यों एक वो है। और जो मैंने जब पहले शॉट लिया था वो बॉल सीधा पॉकेट के अंदर गई। अरे वाह। और उसी से मेरा एक वो जर्नी उससे शुरू हुआ क्यू स्पोर्ट्स में, बिलियर्ड्स और स्नूकर में। फिर मैं स्टेट एसोसिएशन में जाने लगा, फिर थोड़ा सा सीरियसली मैं थोड़ा सा रिसर्च किया कि अच्छे कोचेस कहाँ पे मिलते हैं, अच्छे टूर्नामेंट्स खेलने को कहाँ पे मिलते हैं। एंटर किया, 1-2 बार हारा, उसके बाद जीतने लगा। तो ऐसे ऐसे करके फिर आई मेट माई कोच अरविंद सबूर जी, जिसकी वजह से आई थिंक मैं जहाँ पे हूँ उनकी कोचिंग की वजह से। एंड धीरे धीरे मैं खेलता रहा। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो स्कूल है दे वॉज वेरी सपोर्टिव, फैमिली सपोर्ट भी था। इनफैक्ट मम्मी मेरी बोलती थी मुझे कि इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि you're कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन थिंग। नहीं तो उस एज में 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में बहुत अलग डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, अगर आप बुरी संगति में, अगर कंपनी में हो तो शी वॉज हैप्पी कि आई वॉज फोकस्ड ऑन वन थिंग। और एट द एज ऑफ 16 काफ़ी क्लोज रहा मैं इंटरनेशनल टाइटल जीतने के लिए। एशियन फाइनल में हारा था, वर्ल्ड जूनियर फाइनल में हारा था, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं सेमीफाइनल तक पहुंच सकता तो मैं मेडल भी जीत सकता, मैं गोल्ड मेडल भी जीत सकता। ये सोच कब आया, कब आपको लगा कि नहीं मैं टाइटल जीत सकता हूँ? 16 साल की उम्र में एक्चुअली, जब मैंने एशियन फाइनल पहुंचा और बहुत ही क्लोज फाइनल हारा था एक्सपीरियंस की वजह से, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। उस समय बहुत ही ज़्यादा जोश में खेलता था, बहुत ही मतलब अटैकिंग और पॉजिटिव, लेकिन अग्रेसिव, लेकिन कोई टैक्टिकल कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो उसको थोड़ा सा डेवलप करके अपने कोच के साथ, अपने आप के ऊपर वो डेवलप करके थोड़ा सा एक विजडम लेके आया गेम में कि चलो इसको अभी कभी कभी आपको सेफ भी खेलना होता है, कभी आपको अटैकिंग खेलना होता है। तो वो बैलेंस रख के तैयारी करके 18 साल की उम्र में मैं चाइना गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए पहली बार। और उस समय भी कोई चांस नहीं था मेरा एक्चुअली। अगर जो स्पोर्ट फॉलो करता है वो, अगर उन लोगों ने ड्रॉ देखा होगा तो बोला पंकज का कोई चांस ही नहीं है जीतना। और मैं भी ऐसे ही गया था एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर। और ऐसे स्टेज पे आया कि जो पहले राउंड रॉबिन स्टेजेस होते थे तो आपको 8-9 मैचेस खेलने को मिलता था, तो उसमें 4 लोग क्वालिफाई हो जाते थे 10 लोग में से। और आई थिंक आई फिनिश नंबर 3, ऐसा कुछ। 2 मैच हारा था, लेकिन 1-2 मैच अच्छा भी खेला और नंबर 3 क्वालिफाई। और उसके जो बाद जो नॉकआउट वाले मैचेस थे उसमें हर मैच में मैं डाउन था और ऐसे स्टेज पे आया कि मैं आउट होने वाला था। तो मैं इसलिए आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आई बिलीव इन किस्मत, क्योंकि जो एक शॉट मैंने खेला था वो मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि इतना मैं लकी भी हो सकता हूँ। और उस शॉट की वजह से मेरा पूरा चैम्पियनशिप चेंज हो गया था। इंटेंशनल नहीं था लेकिन हो गया, फ्लूक हो गया मेरा। अच्छा। इंटेंशनल नहीं था। और इनफैक्ट अपोनेंट ने बहुत अच्छा पोजीशन में मुझे, मतलब काफ़ी ट्रबल में डाला मुझे, और उससे मैं मतलब बाहर आके वो थोड़ा एक फ्लूक लगा, अनइंटेंशनल। और वहाँ से हम बोल सकते हैं आपका एक वो फ्लूक पूरा भारत को इतने सारे टाइटल्स दे दिया वापस बाद में जाके। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब यंग एज से आप जीतते हो, जैसे कि आज मैं भी आई एम गोइंग टू बी मीटिंग स्पोर्ट्स पीपल जो बहुत यंग एज से वो जीतते आ रहे हैं अलग अपने स्पोर्ट्स में और अलग अलग खेल में। तो
तो वो एक सेल्फ बिलीफ और जो सिस्टम आपका रहता है कि आप मैंने यंग एज से जीता है इतना बड़ा टाइटल, तो वो आप आगे जाके भी और आपकी जो बिलीफ है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो पहले आपको 16 साल में ये लगना शुरू हुआ कि मैं चल सकता हूँ, मैं थोड़ा लंबा भी चल सकता हूँ और मैं कुछ जीत सकता हूँ, लेकिन अभी जब आपने इतने सारे टाइटल्स जीत लिए तो आपको सपना जैसा लगता है या लगता है कि नहीं मैं डिज़र्व करता था, और वो पहला जो था कि एक वर्ल्ड टाइटल मुझे जीतना है, तो वो एक के बाद वो फिर रुका नहीं वापस? मैंने ये कभी सोचा नहीं कि एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर कि मैं इतना जीतूंगा या मेरा इतना वो है। आई जस्ट वॉन्टेड टू प्ले माई बेस्ट, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, बस वही सोचता था हमेशा। और एक और चीज़, जब मैं 18 साल की उम्र में जो वर्ल्ड स्नूकर टाइटल जीता पाकिस्तानी प्लेयर को मार के, और वो भी दिवाली के दिन पे, अरे वाह, अक्टूबर 25, 2003, अभी भी याद है मुझे वो डेट। उसके बाद मुझे बिलियर्ड्स में भी जीतना था, मतलब वो जोश था। तो मैंने अपनी कोच को बोला था, और सब मेरे कोच और सब सीनियर प्लेयर्स हंसने लगे कि ये दोनों गेम खेल नहीं सकते। जैसे कि आपने पूछा बिलियर्ड्स और स्नूकर में अंतर क्या, टेक्निक वाइज थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो दोनों डिसिप्लिन में अचीव करना बहुत कम लोगों ने किया था उस समय। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक चेंज करूँ, एक परसेप्शन की दोनों गेम्स में आप अचीव कर सकते हो। तो मैंने अलग अलग टेक्निक अपने आप को वो सब वर्कआउट करके, स्नूकर का एक अलग टेक्निक है मेरा, बिलियर्ड्स का है, और उसमें खेलने लगा। और दोनों में नेशनल बिलियर्ड्स, नेशनल स्नूकर पहले जीता, उसके बाद वर्ल्ड बिलियर्ड्स, फिर उसके बाद वर्ल्ड स्नूकर तो पहले ही जीता था। तो ऐसे ऐसे करके आई फील कि समटाइम्स यू हैव टू थिंक बियॉन्ड कि यू नो व्हाट इज़ डन। ऑफ कोर्स हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं अपने सीनियर से, अपने कोचेस से, बट अपने आप को वो एक अलग डेफिनेशन भी आपको, तो वो उसमें वो मेरा जोश था। भारत में हमने लास्ट 1-2 डिकेड से देखा है, 2000 के बाद से अगर हम लेके चले तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में काफ़ी बदलाव भी हुआ है, और हमने बहुत सारे अच्छे इंटरनेशनल स्पोर्ट्सर्स भी क्रिएट किए। क्रिकेट की बात छोड़ दें, अगर क्रिकेट और बाकी 1-2 जैसे हॉकी हो गया, उसमें पहले भी थे, लेकिन और बाकी जो एथलेटिक्स हो गए, बाकी सारे चीज़ों में बहुत सारे काम हुए हैं। आपको बिलियर्ड्स और स्नूकर को देख के क्या लगता है कि भारत में जितना काम हुआ है और कितना करना बाकी रह गया है, और कहाँ तक हम पहुँचे हैं अभी इसमें? क्योंकि हर कोई अभी पंकज अडवाणी तो बनना चाहता है, जो भी वो गेम खेलेगा वो बोलेगा कि इतना टाइटल नहीं तो चलो उसका आधा तो मैं जीत लूँगा। बहुत सारा टैलेंट है एक्चुअली इंडिया में बिलियर्ड्स और स्नूकर में। एंड एज यू सेड राइटली कि आई फील 2010 और 12 के बाद, 2012 जो ओलंपिक्स हुआ था, वहाँ पे जब हम लोगों ने काफ़ी मेडल्स जीते थे लंदन में, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। उसके पहले भी थे, लेकिन व्हेन यू सी कि जो लिस्ट होता है अर्जुन अवार्ड्स जो दिया जाता है हर साल नेशनल एथलीट्स को, वो लिस्ट कितना बड़ा हो चुका है। पहले मिनिमम नंबर्स थे 10, 12, 15, आजकल 25 लोग को दे रहे हैं। खेल रत्न 4 लोग को मिल रहा है अवार्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स भी बढ़ गए, और अलग अलग स्पोर्ट्स में हम लोग के पास वर्ल्ड बीटर्स है। अब बिलियर्ड्स और स्नूकर की बात करें तो आई फील 2 चीज़ें तो होनी चाहिए। एक तो अकेडमीज़ खुलनी चाहिए अच्छा, शहर में, यू नो, पहले बड़े बड़े शहर में, दिल्ली और यू नो जो बॉम्बे, जो बड़े बड़े शहर है पहले, वहाँ पे भी। और जो उसके बाद जो एक इंटरेस्ट और जो एक एक्सेसिबिलिटी होगी, उसके ऊपर हम लोग फिर बिल्डअप करके स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस गेम को। एट द हायर लेवल, जैसे हम लोग के पास है कितने सारे लीग्स हैं, कबड्डी में एक लीग है, IPL तो है ही कब से, वो एक लीग फॉर्मेट भी टेलीवाइज होना चाहिए बिलियर्ड्स और स्नूकर में। तो वो बहुत ही अट्रैक्शन, और वो आम आदमी को पता चलेगा कि चलो इस गेम में भी एक कंपेटिटिव स्पिरिट है, और लोगों को और दिखाना चाहिए, वो चीज़ को बिल्कुल दिखाना चाहिए, ये वो गेम कैसे खेली जाती है, रूल्स कैसे है, और कितना इंटरेस्टिंग भी होता है। कभी जब गेम क्लोज हो जाता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको स्ट्रैटेजी देखना होता है, कमेंट्री एंड ऑल, वो पूरा बताना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सो दैट वो धीरे धीरे दिमाग में आए, लोगों को समझ में आए कि चीज़ क्या है और हम भी खेल सकते हैं, हमारे पास स्किल है कि नहीं है। उड़ीसा के साथ आपका कुछ, उड़ीसा के साथ पहले कुछ जानाना रहा है, कुछ आपके यादें हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ आप थोड़ा शेयर कीजिए। और उड़ीसा में स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी कुछ काम इन दिनों हुआ है। हॉकी को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट, और यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है। उड़ीसा का एक नाम भी बना है स्पोर्ट्स के दुनिया में, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या राय है? दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं उड़ीसा एक्चुअली आ रहा हूँ। अच्छा, दिस इज तो बहुत ही कैसा लगा फिर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है इस समय कि मैं एक स्पोर्ट्स फंक्शन के लिए आया हूँ और स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, और स्पोर्ट्स पर्सन्स को मतलब थोड़ा सा एक इनकरेजमेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ।
बहुत ही सुना है उड़ीसा के बारे में, अलग अलग चीज़ें जो हो रही है डेवलपमेंट, स्पेशली स्पोर्ट्स, क्योंकि आई थिंक 3-4 साल 5 साल पहले इतना नहीं सुना था उड़ीसा के बारे में, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है हॉकी में, अलग अलग स्पोर्ट्स में, वो एक्चुअली बहुत कमेंडेबल है। वो जो जहाँ पे बड़े शहर को उड़ीसा से सीखना चाहिए, बड़े जो दूसरे भी स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स हैं, उन उड़ीसा से सीखना चाहिए कि स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। तो आई वुड जस्ट वांट टू विश ऑल द पीपल वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्पेशली द हॉकी टीम, क्योंकि उन लोग का वर्ल्ड कप अभी शुरू होने वाला है। तो और इस इनिशिएटिव के बारे में जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसके बारे में क्या सोचना है? क्योंकि ये काफ़ी दिन मतलब काफ़ी सालों से इसका एक अपना इतिहास भी रहा है और इसको एक बहुत बड़ा सम्मान भी माना जाता है एकलव्य को। तो आपका क्या मानना है कि एक, जैसे मैंने पहले ही आपसे शुरुआत की कि बहुत एक अप्रिशिएशन एक समय पे तो चाहिए, वो एक और क्या सही वो टाइम पे चाहिए, सही टाइम पे चाहिए, वो बहुत एनकरेजमेंट देता है। ये जो इनिशिएटिव है इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप शामिल भी हुए हैं इसमें इस बार? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये इनिशिएटिव जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स को इनकरेज करने के लिए किया जा रहा है, और जो भी स्पॉन्सर करे इस इवेंट को, जो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मैं उसको शुक्रिया मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को इनकरेज कर रहे हो। पहले क्या कभी कभी अक्सर क्या होता है कि बाहर के स्पोर्ट्स पर्सन्स को बुला के लोग बहुत इनकरेज करते हैं, लेकिन पहले आपको अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को इनकरेज करना है। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि जो यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स है जिसने अचीव किया अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, वो फेलिसिटेट किए जा रहे हैं आज, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट फंक्शन। तो एक आखिरी सवाल आपसे, हर कोई जो भी स्नूकर और बिलियर्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है वो चाहता है कि आइडलाइज करता है आपको, सोचते हैं कि हम भी कैसे पंकज आडवाणी बन सकेंगे फ्यूचर में जाके। इतना टाइटल्स तो नहीं, लेकिन कैसे वो बन सकते हैं, क्या राज है? जो भी आप कर रहे हो, यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू लव व्हाट यू डू। इट्स ईजी टू डू व्हाट यू लव, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लव व्हाट यू डू, क्योंकि आफ्टर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स की थोड़ा सा बोर्डम आ जाता है। आजकल के ज़माने में जो बच्चे और जो यंग जनरेशन है, दे नो व्हाट दे वांट की बात फिर से आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जल्दी बोर भी हो जाते हैं, लेकिन उनको पता चाहिए मुझे क्या चाहिए लाइफ में, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए आपको, कि मैंने एक चीज़ को पकड़ा, अभी उसमें अब मुझे स्पेशलाइज करना है और इस लेवल तक पहुंचना है कि मैं अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकूं। चाहे वो पोटेंशियल एक लेवल पे हो या मे बी वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक हो या एशियन चैम्पियनशिप, बट अगर आपको वो पैशन है तो आपको 100% एक स्पोर्ट को लेना चाहिए, एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर, बट जहाँ पे भी आपका दिल लगे। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो जो बातें की है और जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, बहुत सारे सीख उनको मिले। जो यंगस्टर्स जो स्नूकर खेल रहे, बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, उनको भी कैरियर में आपके एडवाइस बहुत काम करें और वो बहुत बहुत आगे जाएं।